हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। देखिए, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ज्योग्राफी विषय पर कि ज्योग्राफी विषय है क्या और वो एक विषय के रूप में कब और कैसे स्थापित होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो बात करते हैं, देखिए ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है, जियो और ग्राफस। ये जो शब्द है जियो और ग्राफस, ये यूनान का शब्द है। जियो का जो अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और जो ग्राफस शब्द है उसका मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। तो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। यहां अगर हम का लगा दें, दोनों को जोड़ दें, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है, यानी कि ज्योग्राफी कहलाता है। अब बात करते हैं, ये ज्योग्राफी शब्द है जियोग्राफस, ये कहां से आया है? तो यूनान के विद्वान ने, जिनका नाम था इरेटोस्थेनिस, उन्होंने सबसे पहले ये भूगोल शब्द को दिया, जिसका मैंने यहां लिख दिया है। भूगोल शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया था इरेटोस्थेनिस नाम के एक ग्रीक विद्वान ने, जिसको यूनान भी कहा जाता है, विद्वान ने किया था। कब किया था? तीसरी शताब्दी में। इनका जन्म हुआ था 276 ईसा पूर्व में, इनकी मृत्यु हुई थी 194 ईसा पूर्व में। तो जन्म और मृत्यु के बीच में ही, तीसरी शताब्दी में ही इन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इनको भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था, जिसका ज्योग्राफिका का मैंने अर्थ बताया जियो, और ग्राफस शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने भूगोल को धरातल के एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित किया था, इसलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा शब्द पे, भूगोल का इन्हें पिता नहीं कहा जाता है, इन्हें व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। अब क्यों किया जाता है तो वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने ज्योग्राफिका नाम का एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक में इन्होंने भूगोल के बारे में विशेष रूप से चर्चा की थी। उस समय तक भी यूनान में कई ऐसे पुस्तक लिखे जा चुके थे, लेकिन वो व्यवस्थित रूप में स्थापित नहीं थे। इन्होंने अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय में, जो कि ग्रीक में है, वहां पर इन्होंने उन पुस्तकों का अध्ययन किया, कुछ अपना रिसर्च किया और पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया जहां तक ये पहुंच सकते थे। उसके आधार पर इन्होंने जो है कि कई तथ्यों को रखा। ये एक्चुअल में एक गणितज्ञ भी थे, भूगोलवेता भी थे। मैप भी इनके द्वारा दिए गए रिसर्च से ही संभव हो पाया है। इन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या निकाला था, पृथ्वी की परिधि निकाली थी, जो बाद में बहुत सटीक प्रमाणित हुआ। तो उसके आधार पर इन्होंने पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर के रूप में ही बांटा। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी पर 5 तरह का जलवायु पाया जाता है, इसका वर्णन उन्होंने तीसरी शताब्दी में ही कर दिया था। और 5 जलवायु में से इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां ठंडा प्रदेश है और वहां बर्फ जमा रहता है। इन्होंने उस समय ही बता दिया था। इसके अलावा इन्होंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का भी वर्णन किया था, एक जोन का भी वर्णन किया था जलवायु का, जो बाद में बिल्कुल प्रमाणित हुआ। इनके द्वारा उस समय जो इस्तेमाल किया हुआ शब्द था, वो भी आज भी भूगोल में हूबहू उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उस समय उन्होंने लगभग 400 शहरों का वर्णन अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका में किया था। इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने व्यवस्थित तरीका से ज्योग्राफी शब्द को और ज्योग्राफिका नाम के पुस्तक में भूगोल को स्थापित किया था। ठीक है, अब आते हैं भूगोल के पिता के बारे में कि भूगोल का पिता कौन था। यहां पर देखिए, मैंने लिखा है इरेटोस्थेनिस ने पृथ्वी की त्रिज्या और परिधि की गणना की, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब आइए, हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। यहां पर व्यवस्थित भूगोल का जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने विशिष्ट विज्ञान के रूप में भूगोल को स्थापित किया था। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, और उनको भूगोल का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जस्ट पीरियड्स पृथ्वी का वर्णन, जिसका अर्थ होता है जस्ट पीरियड्स का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जो आज भी बहुत उपयोगी है। इन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा 2 महादेश के बारे में जानकारी दी। किस पुस्तक में? जस्ट पीरियड्स नाम की पुस्तक में इन्होंने सबसे पहली बार बताया कि हमारी जो धरती है, जो स्थल है, वो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, सागर से घिरा हुआ है। और 2 महादेश का भी वर्णन इन पुस्तकों में किया।
तब जाकर के एसएफ ट्रॉजर ने 550 ईसा पूर्व में हिकेटियस को भूगोल के पिता का दर्जा दिया। तो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि हिकेटियस को भूगोल का पिता का दर्जा किसने दिया था, तो एचएफ ट्रॉजर ने दिया था, 550 ईसा पूर्व में दिया था। जस्ट पीरियड्स पुस्तक में हिकेटस ने सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध तरीका से समावेशित किया था अपनी इस पुस्तक में। तो अब हम लोग देखिए, आप अगले स्लाइड में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अगले स्लाइड में हम लोग भूगोल की परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि भूगोल का परिभाषा क्या है। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक करके जो मैंने लिखा है आप नोट्स भी तैयार करते जाइए अपनी कॉपी में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब तो बच्चों देखिए, इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे भूगोल की परिभाषा के बारे में कि भूगोल की परिभाषा क्या है। तो भूगोल की परिभाषा में अनेक भूगोलवेताओं ने अलग अलग डिफिनेशन अपने तरीका से इसका परिभाषा दिया है भूगोल का, जिसमें से कुछ जो मुख्य हैं उनको मैंने यहाँ पर एक एक करके लिखा है। जैसे पहला जो है वो है एस्टैर्बो। एस्टैर्बो के अनुसार भूगोल क्या है, तो ये मानते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व की जानकारी देना, आकाशीय पिंड के बारे में जानकारी देना, यानी कि सूर्य, तारा, ग्रह, उल्का पिंड, उपग्रह, उनके बारे में जानकारी देना, स्थल की जानकारी देना, महासागरों की जानकारी देना, जीव जंतुओं के बारे में जानकारी देना, अलग अलग तरह की वनस्पतियों के बारे में जानकारी देना, फसलों के बारे में जानकारी देना, और धरातल पर जो विभिन्न क्षेत्र पाई जाती हैं और उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। यानी एस्टैर्बो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल का, महासागर का, जीव जंतु का, वनस्पतियों का, फसलों का और धरातल के क्षेत्रों में पाई जाने वाली वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। वहीं टॉलमी के अनुसार, टॉलमी साहब ये कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला विज्ञान है। यानी भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला विज्ञान है। वहीं कॉल रिटर के अनुसार, कॉल रिटर साहब कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके सभी लक्षणों, घटनाओं एवं उसके बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी रिटर के अनुसार, रिटर ये मानते हैं कि भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देता है और ग्रह पर पाए जाने वाले जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वही भूगोल कहलाता है। वहीं रिचर्ड हॉडसन जो हैं वो बोलते हैं कि भूगोल धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन करता है। यानी इनके अनुसार भूगोल क्या करता है कि धरातल पर पाई जाने वाली जितने भी क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों के बीच में जो विभिन्नता पाई जाती है उनका वर्णन करता है ये। ठीक है, आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, आप एक शहर से दूसरे शहर में आप जाते हैं तो भी उन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। दो धरातल क्षेत्रों के बीच में देखिए उनके जलवायु के बीच में अंतर होता है, वहां रहने वाले लोगों के खान पान में अंतर होता है, उनकी भाषा में अंतर होता है। तो उन सभी चीजों का क्षेत्रों में जो भी विभिन्नता पाई जाती है उसका वर्णन करना ही भूगोल है, ऐसा हॉडसन साहब मानते हैं। फिर आइए अगले, हैटनर क्या मानते हैं? अल्फ्रेड हैटनर मानते हैं कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में करणात्मक मतलब हो गया रीजन रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। यानी हैटनर कहते हैं कि भूगोल इस धरती के विभिन्न भागों में जो भी कारण रहा होगा, दो क्षेत्रों के बीच में जो विभिन्नता है उस विभिन्नता का जो कारण है उसका तथ्यपूर्ण अध्ययन करता है। यानी रिसर्च करता है, उन दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान करता है और उन अनुसंधानों में जो विभिन्नता का अध्ययन करता है वही ज्योग्राफी कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो क्षेत्रों के बीच में अगर जलवायु में विभिन्नता है, वहां के फसलों में विभिन्नता है, वहां के खान पान में विभिन्नता है, वहां के रहन सहन में विभिन्नता है, वहां के पहनावा में, वहां की बोली में, या वहां ज्यादा श्रमिक है या वहां खेती होता है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विभिन्नता है। कहीं खेती हो रहा है, कहीं उद्योग लग रहा है, तो उन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो भी विभिन्नता है उसको तथ्य के आधार पर अध्ययन करता है, वही भूगोल है। इसके अलावा
रिचोतोफेन के अनुसार भूगोल कहता है कि भूगोल में पृथ्वी के तल में विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समग्र विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। अब देखिए, जहां ये विभिन्न तथ्यों की बात करते हैं तो वहीं ये समग्र विशेषताओं की बात करता है कि दोनों क्षेत्र, जैसे भी विभिन्न क्षेत्र है, दो या दो से अधिक क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कुछ ना कुछ विशेषता जरूर रहा होगा। कि अगर बात करें आसाम का तो आसाम में कुछ विशेषता है, झारखंड में कुछ अलग विशेषता है, तमिलनाडु की अलग विशेषता है। तो आप बोलिएगा कि उन क्षेत्रों में जो विशेषताओं के आधार पर अध्ययन किया जाता है वही भूगोल है इनके अनुसार। इसके अलावा ये कॉन्ट, इमैनुअल कॉन्ट, ये एक समाजशास्त्री भी रहे हैं और ये एक भूगोलवेता भी रहे हैं। इनके अनुसार क्या कहते हैं कि भूगोल भूतल का यानी जमीन का अध्ययन है। इनके अनुसार बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि भूगोल क्या है, भूतल का अध्ययन है। यह भूतल के विभिन्न भागों में पाई जाने वाले विभिन्नता की व्याख्या करता है। फिर वही बात इन्होंने बोला कि दो क्षेत्रों में जो विभिन्नता, जो अंतर पाया जाता है उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उसके बाद देखिए, हॉटसन के अनुसार, हॉटसन साहब क्या करते हैं, हॉटसन साहब कहते हैं कि भूगोल प्रकृति के अध्ययन की विधा है। भूगोल प्रकृति के अध्ययन करने का विधा है, नियम है, यही हॉटसन के अनुसार मानते हैं। तो आप इन डिफिनेशन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये टोटल 8 डिफिनेशन है यहाँ। आप इसके अलावा अपने भूगोल में आप अपने तरफ से भी आप जो भी भूगोल का डिफिनेशन समझते हैं कि ये भूगोल का डिफिनेशन अच्छा है, आप इनमें से किसी का भी अपने प्रश्न में उत्तर के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोगों ने कई सारी परिभाषाएं देखी और उन तमाम परिभाषाओं के आधार पर हम लोग भूगोल को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को पृथ्वी की उत्पत्ति, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पतियों, आकाशीय पिंड, भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, अन्य समुद्री क्रियाएं तथा वायुमंडल इत्यादि का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। देखिए, भूगोल बहुत ही प्राचीन विषय है जिसका विकास 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में सबसे ज्यादा हुआ है। खासकर 17वीं शताब्दी की बात करें तो 17वीं शताब्दी में कुछ ऐसे खोजकर्ता हुए जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा, मार्को पोलो। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया है, समुद्री मार्ग की खोज की है, नए नए देशों के बारे में बताया है, मानचित्र को बनाया। उसके अलावा कई सारे पर्वत, पठार, झील, नदियां, मैदान की खोज की है और जिसके बारे में भूगोल का विकास ज्यादा हुआ है। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो जैसे ही हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप के जो भूगोलवेता थे उनका वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर भूगोल के विकास करने में काफी योगदान रहा है। अब उस भूगोल के विकास के क्रम में भूगोल को समझने के लिए इन भूगोलवेताओं ने भूगोल को 2 भागों में विभाजित किया है, यानी भूगोल की 2 शाखा में बांट दिया है इसे। पहला शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। तो पहले मैं आपको भौतिक भूगोल के बारे में बता दूं कि भौतिक भूगोल क्या है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो प्रकृति में होने वाली जो भी नेचुरल घटनाएं हैं उनको अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल कहलाता है। जैसे प्राकृतिक घटना कौन कौन सी है, जैसे प्राकृतिक घटना में आता है जैसे सौर मंडल की उत्पत्ति होना, सूर्य, तारा, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, तारा, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी की संरचना, चट्टान, भू आकृति, वायुमंडल, जलवायु, मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, महासागर का निर्माण कैसे हुआ, जल धाराएं कैसे बनी, समुद्र नमकीन कैसे है, उसमें लवणता कैसे है, निक्षेपण कैसे हो रहा है, मिट्टी की संरचना, वनस्पति, पशु, मानव स्वास्थ्य इत्यादि का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इतना सारा डिटेल में इतना सारा ब्रांच है भौतिक भूगोल का। अब भौतिक भूगोल को सुविधा के लिए कि भौतिक भूगोल को समझने के लिए भौतिक भूगोल का भी सब ब्रांच बनाया गया है, उप शाखा बनाया गया है, जिसकी चर्चा मैं यहाँ पे किया हूं। तो आप यहाँ देख लीजिएगा। तो पहला जो लाइन मैंने लिखा है कि भौतिक भूगोल भूगोल की सबसे प्राचीन और पारंपरिक शाखा है। तो जब भूगोल का शुरुआती दौर हो रहा था तो उस समय सिर्फ प्रकृति ही हमारे पास एकमात्र
थी जिससे हम भूगोल को समझ सकते थे और उसका अध्ययन कर सकते थे। इसीलिए जो भौतिक भूगोल है वो भूगोल की सबसे प्राचीन शाखा है। अब बात करते हैं भौतिक। देखिए, भौतिक भूगोल को सुविधा के लिए अलग अलग कई उप शाखा में बांट दिया गया है, जिसमें से कुछ का वर्णन मैं यहाँ कर रहा हूं। ऐसे एक्चुअल 25-26 ऐसा ब्रांच है, सब ब्रांच है भौतिक भूगोल का, जिसमें से जो मुख्य शाखा है उसका वर्णन मैंने यहाँ पे किया है। जैसे पहला जो है भू विज्ञान। भू मतलब होता है भूमि, तो भू विज्ञान का मतलब हो गया इसमें शैलों का, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसे भूगर्भ शास्त्र भी कहा जाता है। भू विज्ञान को भूगर्भ शास्त्र भी कहा जाता है। दूसरा है समुद्र विज्ञान। जैसा नाम से स्पष्ट है, समुद्र विज्ञान यानी कि समुद्र के बारे में इसमें जानकारी करना होगा, समुद्र का अध्ययन करना होगा। लिखा है मैंने इसमें महासागरीय जल के भौतिक और रासायनिक गुण, यानी कि सागर के जल के भौतिक और रासायनिक गुण, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, निक्षेपण, तरंग और ज्वार भाटा का अध्ययन समुद्री विज्ञान में किया जाता है। पर्वत विज्ञान, नाम से स्पष्ट है, इसमें पर्वत की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उनके प्रकार, विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से जलवायु विज्ञान है, तो जलवायु विज्ञान में वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन, वर्षा, बादल, वायु, चक्रवात आदि का अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करें 5 नंबर में भूकंप विज्ञान, तो भूकंप है तो भूकंप की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी संरचना क्या है, प्रकार, प्रभाव, उससे बचने का उपाय आदि का अध्ययन किया जाता है, वही भूकंप विज्ञान कहलाता है। तो आप जो भी चीज मैं बोल रहा हूं उसको आप कॉपी में लेकर के अपना एक नोट्स तैयार करिए, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा और सुंदर नोट्स तैयार होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और नोट डाउन करिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने 5 प्रकार के भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ा। छठा प्रकार है हमारा मृदा विज्ञान। मृदा मतलब होता है मिट्टी, यानी इसमें मिट्टी का निर्माण, संरचना, प्रकार, रंग, प्रकृति, कृषि में इस मिट्टी की क्या उपयोगिता है उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा एक है जैव भूगोल। तो जैव भूगोल क्या होता है कि इसमें वृक्ष, वनस्पतियों, पारिस्थितिकी तथा जंतुओं के बीच आपसी संबंध तथा इन पर भौगोलिक स्थिति, दशाओं तथा जलवायु के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी का अर्थ होता है कि पेड़ पौधों और मानव के बीच में जो संबंध है उसको बताना पारिस्थितिकी कहलाता है। इसके अलावा इसमें जल भी आ जाएगा, जलवायु भी आ जाएगा, वातावरण भी आ जाएगा। तो ये सारा कुछ जो मानव की दशाओं को प्रभावित करते हैं वो पारिस्थितिकी का अंग हो जाता है। तो इसके अलावा अब देखिएगा दूसरा मानव भूगोल के बारे में हम लोग बात करेंगे। भौतिक भूगोल के बारे में मैंने डिटेल बता दिया। अब मानव भूगोल के बारे में आप समझिए कि मानव भूगोल क्या होता है। मानव शब्द से ही पता चलता है कि वैसा भूगोल जिसमें मानव के हर परिस्थितियों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, यानी भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौगोलिक वातावरण तथा मानव के क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव की उत्पत्ति, मानवों की संख्या, मानवों के विकास, मानवों का वितरण, उनके आर्थिक क्रियाकलाप, राजनीतिक संस्था आदि का अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के तहत। और मानव भूगोल को भी सुविधा के लिए इसके कई उपभागों में इसे बांट दिया गया है। मानव भूगोल की कई उप शाखाएं हैं, जिसमें से कुछ मुख्य मैंने उप शाखाओं को लिखा। बहुत सारी उप शाखाएं हैं लेकिन मैंने 5 शाखाओं को मुख्य को लिखा है। जैसे पहला है जनसंख्या भूगोल। नाम से यह स्पष्ट होता है, जनसंख्या लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें जनसंख्या, मानव की जनसंख्या का वितरण कहाँ कहाँ कैसे हुआ, जैसे गांव में कम है, शहरों में ज्यादा है, महानगरों में उससे भी ज्यादा है। तो कुछ लोग देश छोड़ करके विदेश जाते हैं तो उनका भी संख्या देश में कम विदेश में ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग जन्म ले रहे हैं तो कुछ की मृत्यु हो रही है। तो उन सब का जनसंख्या का वितरण कैसे है, आयु कितना है, उनकी संरचना, घनत्व, वृद्धि, स्थानांतरण, आवास का अध्ययन करना ही जनसंख्या भूगोल कहलाता है। घनत्व का मतलब होता है कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा अगर लोग हैं तो उसको बोला जाएगा कि जनसंख्या घनत्व अधिक है। लेकिन जगह बहुत ज्यादा है और लोग उसमें कम रहते हैं तो बोला जाता है कि उनका जनसंख्या घनत्व क्या है, कम है। खैर आगे देखिए, आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं। आर्थिक भूगोल जिसमें मानव की सारी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा, कि मानव कैसे व्यापार करता है, मानव कारखाना खोल रहा है, उद्योग है, मार्केट है। तो ये सारा का सारा जो भी हम लोग कार्य करते हैं आर्थिक कार्यकलाप कहलाता है।
इसके अलावा देखिएगा तीसरा है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक का मतलब होता है प्रदेश या क्षेत्र। तो इसमें छोटे, मध्यम और बड़े क्षेत्र, नगर, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की उत्पत्ति, यानी नगर, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई है, उनके कार्यों का वितरण कितना है, वहां आवास किसको किसको उपलब्ध है और कैसे करवाया जाएगा, उनका विकास कैसे होगा उन क्षेत्रों का, इन सबों का अध्ययन करना ही प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। एक है राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल क्या है कि इसमें विश्व के विभिन्न देशों की राजनीति पर प्रभाव, विश्व की विभिन्न राजनीति की दशाओं, विश्व के विभिन्न देशों के साथ संबंध, विश्व के विभिन्न देशों के साथ जो विवाद है, इनका अध्ययन किया जाता है इस राजनीतिक भूगोल में। वही बात करें, पांचवा हमारा है सांस्कृतिक भूगोल, यानी इसमें विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रकार की संस्कृतियों और उनका पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, उसका अध्ययन किया जाता है सांस्कृतिक भूगोल में। तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये जानकारी, तो आप इसे नोट डाउन करते चले और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप अच्छा नोट्स बना पाए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। इस टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का। तो टॉपिक है भूगोल का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। अगर हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल का इतिहास के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, सोशियोलॉजी के साथ क्या संबंध है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल बताया है। जैसे ये शुरू करते हैं कि भूगोल और इतिहास दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो आप समझिएगा, भूगोल और इतिहास दोनों के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। संबंध ऐसे है, इतिहास का भी संबंध काल से है, स्थान से है, और भूगोल का भी संबंध स्थान से है और उस समय से है, काल से है। इसलिए बोलते हैं कि इतिहास और भूगोल में क्या है, बहुत ही गहरा संबंध है। देखिए, हमने उस चीज को लिखा है कि भूगोल और इतिहास में निकट संबंध है, क्योंकि ये दोनों विषय स्थान तथा काल के अध्ययन से संबंधित है। उसी तरह से आप देखिएगा, भूगोल और राजनीति शास्त्र कैसे एक दोनों से संबंधित है। तो राजनीति शास्त्र में जहां हम राज्य, उसके प्रभुसत्ता के बारे में अध्ययन करते हैं, वहीं भूगोल भी दो विश्वों के साथ कैसा रिलेशन है, उनका विवाद है या दोनों के बीच में कितना घनिष्ठ संबंध है, उसको दर्शाता है। तो साथ ही साथ में राज्य की जनसंख्या को भी भूगोल दर्शाता है। तो हम लोग कहेंगे कि भूगोल राजनीति शास्त्र में भी बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, काफी निकटता है। देखिए, राजनीति शास्त्र में राज्य की जनसंख्या, प्रभुसत्ता आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि भूगोल राज्य की जनसंख्या के व्यवहार का अध्ययन करता है कि समाज का व्यवहार कैसा है, आपके राज्य का जनसंख्या में लोगों का व्यवहार कैसा है, उसका अध्ययन करता है। इस तरह से भूगोल और राजनीति एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। भूगोल और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के साथ कैसा है, तो आप देखिएगा, भूगोल की एक शाखा है आर्थिक भूगोल उसको बोलते हैं, और अर्थव्यवस्था में भी आर्थिक व्यवहार ही हम लोग अध्ययन करते हैं, और आर्थिक भूगोल ही सिर्फ रुपया पैसा से ही संबंधित है। तो इस तरीका से भूगोल और अर्थव्यवस्था में भी काफी घनिष्ठ संबंध है, जिसको मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक भूगोल का निकटतम संबंध है। इसमें काफी कुछ समानताएं पाई जाती हैं। वहीं आप देखेंगे, चौथा जो है, भूगोल का और समाज शास्त्र के साथ कैसा संबंध है। तो समाज शास्त्र में समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है, वहीं भूगोल भी समाज का ही अध्ययन करता है, समाज में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है, उसकी जनसंख्या का, वहां जन्म मृत्यु दर का, और रोजगार का, आवास का, इन सभी चीजों का अध्ययन करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भूगोल और समाज शास्त्र में भी अच्छा निकटतम संबंध है, जिसको देखिए मैंने यहाँ लिखा है, समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है, जनसंख्या भूगोल भी समाज में घटित घटनाओं जैसे जनसंख्या, शिक्षा, जन्म मृत्यु दर, आवास आदि का अध्ययन करता है। इसलिए हम लोग भूगोल और समाज शास्त्र में काफी निकटता पाते हैं। इसके बाद देखिएगा कि इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक होगा, कि हम लोगों ने भूगोल पढ़ लिया, भूगोल का परिभाषा पढ़ लिया, भूगोल कितने प्रकार का होता है उनके बारे में अध्ययन कर लिया, भूगोल का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब लास्ट टॉपिक है कि भूगोल का हमारे जीवन में महत्व क्या है, क्यों हम भूगोल पढ़ें, इसकी क्या विशेषताएं हैं और हमारे जीवन में ये क्या महत्व रखता है। तो उन महत्वों को एक एक करके मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जिसमें पहला जो है कि यह हमें पृथ्वी की संरचना समझने में मदद करता है। दूसरा है, यह हमें वायुमंडल, वर्षा, जलवायु को समझने में मदद करता है। तीसरा है, यह हमें जलमंडल, जलमंडल का अर्थ होता है कि जहां जल पाया जाता है, जल महासागरों में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, सागर में पाया जाता है, झील में पाया जाता है, नदी में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है। तो उन सभी जगह जहां भी जलमंडल है उसका अध्ययन करने में हमें मदद करता है।
ये हमें बताता है कि जलवायु, जो जल है वो कितना प्रदूषित है, या जल मीठा है, लवणीय है, उसकी प्रवृत्ति अम्लीय है, क्षारीय है, ज्यादा निक्षेप कर रहा है, उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन सब चीजों का अध्ययन भूगोल हमें जल मंडल के रूप में करवाता है। वही बात करें चौथा टॉपिक में हमने लिखा है कि यह हमें जैव मंडल के अध्ययन में मदद करता है। अच्छा, ये जैव मंडल क्या है? जैव मंडल को मैंने यहाँ लिखा है मानव तथा इनके पोषण संबंधित खाद्य श्रृंखला। तो जो ये खाद्य श्रृंखला है उसके अध्ययन में मदद करता है। इसको हम ब्रैकेट से घेर लेते हैं। यह हमें जैव मंडल के अध्ययन में मदद करता है, इतना भी लिखिएगा तो काम होगा। जैव मंडल क्या होता है उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए हैं। उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन चैप्टर जो टॉपिक है 5 नंबर में, 5 नंबर टॉपिक ये है कि यह मिट्टी, चट्टान, भू आकृति, पठार, मैदान का विस्तृत अध्ययन करती है। यानी भूगोल हमें मिट्टी, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी की संरचना, इसके अलावा चट्टान, चट्टान के प्रकार, कैसा चट्टान है, बलित चट्टान है, भू आकृति कैसी है, उसका डेल्टा बनाता है, द्वीप बनाता है, प्रायद्वीपीय बनाता है, उसकी आकृति कैसी है, पठार, मैदान, उन सब के बारे में जानकारी देता है। इसलिए भूगोल हमारे जीवन में काफी महत्व रखता है। इसके अलावा यह हमें पृथ्वी के साथ साथ अंतरिक्ष की भी जानकारी देता है, स्थान का पता लगाने और समझने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थियों को पूरी दुनिया का बोध कराने में बहुत मदद करता है। इसलिए खास करके विद्यार्थियों के लिए और जो भी अनुसंधान करता या शोध कर रहे हैं उनके लिए, भूगोलवेत्ताओं के लिए ये काफी महत्व रखता है। 8वां नंबर देखिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, मनुष्य ने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया है तथा नुकसान से बचने का उपाय भी बताता है। यानी कि मनुष्य ने पर्यावरण को, धरती को कितना नुकसान पहुंचा दिया है और उस नुकसान से कैसे हम बच सकते हैं, पृथ्वी को पुनः ठीक कर सकते हैं, जिस अवस्था में वो थी उस अवस्था में पुनः उसको पहुंचा सकते हैं। इन सब की भी व्याख्या भी भूगोल करता है। यानी मोटा मोटी हम बात करें तो भूगोल हमारे जीवन में काफी महत्व रखता है। हमारे सुबह से लेकर के शाम तक, चाहे वो धरती हो या अंतरिक्ष हो, सूर्य हो, जलवायु हो, जल हो, मिट्टी हो, पर्वत हो, पठार हो, आवास हो, जनसंख्या हो, जन्म हो, मृत्यु हो, इन सब चीजों में भूगोल का काफी महत्व है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भूगोल का मानव जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है और मनुष्य के विकास में भूगोल विषय का काफी महत्व है। इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको ये कैसा लगा, ये वीडियो हमारा कैसा छोटा सा प्रयास आपको लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप नोट्स बनाते जाएं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको घर बैठे आसानी हो और सारे तथ्य एक जगह आपको, एक प्लेटफॉर्म पे शशि कैंपस में आपको उपलब्ध हो। तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाइए। आगे भी इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू।